हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल गुरु शिष्य वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में आज हम हिस्ट्री का सिलेबस आपको स्टार्ट करवा रहे हैं। जो आपकी क्लास 11th है, आपकी हिस्ट्री का सिलेबस आज से कवर करना हम शुरू करेंगे। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर है आपका आज का लेखन कला और शहरी जीवन। आज की इस वीडियो में हम उसी को कवर करेंगे। एंड दी आपको आगे और वीडियोज हिस्ट्री की मिल जाएंगी। एंड दी मैं नेक्स्ट वीक तक आपको जो हिस्ट्री का आपका सिलेबस है पूरा मैं कवर करा दूंगा। चैनल के साथ जुड़े रहें। एंड दी जैसे कि आपकी सिलेबस जो है हिस्ट्री का डिलीटेड चैप्टर्स को हटाकर आपका फुल एंड फाइनल सिलेबस आ रहा है फाइनल एग्ज़ाम में, तो उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस को कवर करेंगे। और हिस्ट्री को हम एक न्यू वे से पढ़ेंगे। हिस्ट्री को हम कंटेंट वाइज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री आधी अधूरी पढ़ी तो समझ नहीं आती। तो हिस्ट्री में आपको विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊँगा। जैसे कि हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी कि कंटेंट बाय कंटेंट हमने चैप्टर को कवर किया था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, हम हिस्ट्री को ऐसे पढ़ेंगे, विद दी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे पूरे चैप्टर की। उसी में से पॉइंट्स को समझेंगे और पॉइंट के थ्रू ही चैप्टर को जानेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस ऑलरेडी या तो कवर उन्होंने कर लिया है या हो चुका है, बट फिर भी उनके डाउट रह चुके हैं, तो उनके डाउट ये इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे एक्सप्लेनेशन के बाद जो आज मैं दूंगा। एंड दी जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनकी भी जितने भी डाउट हैं, जो नए कंटेंट को सीखने के लिए वो रेडी हैं, तो आज इस चैप्टर में उनको नया कंटेंट मिल जाएगा सीखने के लिए। एंड दी जो टॉपिक्स रह रहे थे वो इस चैप्टर में क्लियर हो जाएंगे। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए और ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए जिनके डाउट नहीं क्लियर हुए, तो ये वीडियो दोनों के लिए यूज़फुल होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं वक्त को ना बर्बाद करते हुए। बाकी की बात है वीडियो के एंड में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेसोपोटामिया, ये शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों मैसोस एवं पोटामस यानी नदी से मिलकर बना है, जिसे हम मेसोपोटामिया कहते हैं। मेसोपोटामिया दजला व फरात दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करती है। आपकी जो मेसोपोटामिया है, यह क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा बनी हुई है। मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत हमें इमारतें, मूर्तियाँ, कब्रें, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं एवं लिखित दस्तावेज के रूप में मिलती हैं, जो आपकी मेसोपोटामिया होने का सबूत देती है। जो आपकी मैसोस की सभ्यता है उसका होने का प्रमाण देती हैं। नेक्स्ट, बीच में वॉइस रुकने के लिए। इसके शहरी की दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्काद कहा जाता था। जो आपकी मैसोस की सभ्यता है उसको, जो उसका दक्षिणी भाग था शहरीकृत का, उसको सुमेर और अक्काद के नाम से जाना जाता था। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया के नाम से जाना जाने लगा। इसका जो उत्तरी भाग है उसको असीराइयों ने कब्जा कर लिया था युद्ध के दौरान। बाद में इसको असीराई के नाम से जाना जाने लगा। उत्तरी भाग को असीराइया के नाम से, दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्काद के नाम से जाना जाता था आपकी मैसोस की सभ्यता को। सुमेरियन और अक्कादी एवं आरामाइक इसकी प्रमुख भाषाएं थी। ये फेमस लैंग्वेज थी जो मैसोस में बोली जाती थी। सुमेरियन, अक्कादी और आरामाइक। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया आता है, प्रमुख भाषाएं कौन सी थी आपकी मैसोपोटामिया की। नेक्स्ट, इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसी पूर्व में आरंभ हो गया था। ईसा पूर्व में उरुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। आपकी जो उरुक, उर और मारी जो थे वो फेमस सिटीज थी इस सभ्यता की। और यहाँ पर नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था, मतलब शुरू हो गया था। यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान की पैदावार अच्छी थी। यहाँ पर अच्छी मात्रा में जो थे आपके स्टेपी घास के मैदान मिल जाते थे, जो पशुपालन और खेती की तुलना में आजीविका का एक मूल साधन थे। यहाँ कृषि और पशुपालन और व्यापार जैसी आजीविका के विभिन्न आयाम थे, विभिन्न साधन थे। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते थे। कांसा बेसिकली आपका तांबा होता है। यहाँ के उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला था, जो सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था, जिसे वारका शीर्ष के नाम से जाना जाता है। पेपर में कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वारका शीर्ष से क्या तात्पर्य है। उरुक नगर जो आपकी फेमस सिटीज़ थी, 3 फेमस सिटीज़ में से जो आपकी उरुक नगर थी, उसमें एक स्त्री का शीर्ष मिला था जो संगमरमर से तराशा गया था, पत्थर से, जिसे वाइट पत्थर कहते हैं हम, संगमरमर, जिसे वारका शीर्ष नाम दिया गया था। नेक्स्ट,
श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन और अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी। एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चैप्टर समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए चैप्टर। यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, परंतु खनिज संसाधन जो थे उनका अभाव था। जो इनके ईंधन हो गए, पेट्रोलियम हो गए, जो भी खनिज प्रकार होते हैं, जितने भी खनिज होते हैं, उनका अभाव था। लेकिन जिन्हें तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। अब मैसोस के पास संसाधन तो समृद्ध थे, पर लेकिन जो खनिज संसाधन थे उनका अभाव था, तो वो तुर्की, ईरान और खाड़ी पार देशों जैसे से अपनी जो खनिज संसाधन थे उनको मंगाया करते थे। यहाँ व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। यहाँ पर व्यापार की जो परिवहन व्यवस्था थी वो अच्छी थी। जलमार्ग द्वारा जो फरात नदी थी आपकी, व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। अब जो मैसोस के लोग थे उनको जो व्यापार था, जो बिजनेस था, वो जल मार्ग के द्वारा बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन जल मार्ग के रूप में जब फरात नदी विश्व प्रसिद्ध उभर कर आई, वो इस कारण आई क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग जो माल वगैरह जो भी हुआ करता था मैसोस की तरफ से, वो फरात नदी का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। इसीलिए वो मैसोस के लिए और विश्व के लिए एक प्रसिद्ध मार्ग के रूप में उभर कर आई, जल मार्ग के रूप में। शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब लेन देन रखने के लिए यहाँ लेखन कला का विकास होना शुरू हो गया था। लेखन कला मैसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई थी लगभग 3200 ईसा पूर्व की थी। 3000 ईसा पूर्व में नगरों का निर्माण शुरू हुआ। 3200 ईसा पूर्व में इन्होंने सरकंडे की तीखी नोक से कीलाकार लिपि द्वारा लिखना शुरू कर दिया था और इन पट्टियों को धूप में सुखाकर इन्हें जमा कर लिया जाता था। तो यहाँ लेखन कला का शुरुआत 3200 ईसा पूर्व में हुई। नेक्स्ट, कीलाकार क्या होती है? क्यूनीफॉर्म जिसे कहते हैं। यह लातीनी शब्द का क्यूनिस जिसका अर्थ है खूंटी और फॉर्मा जिसका अर्थ है आकार, खूंटी आकार से मिलकर बना है क्यूनीफॉर्म जो आपकी कीलाकार है। मैसोपोटामिया में बहुत कम लोग ही जो थे वो पढ़े लिखे हुआ करते थे, जिन्हें चिन्हों की संख्या काफ़ी पेचीदा और बहुत अधिक थी। बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, लेकिन हुआ करते थे तो बहुत ही एजुकेटेड हुआ करते थे। उन्हें चिन्हों की जो संख्या माफ़ी चाहूँगा, चिन्हों की जो संख्या हुआ करती थी वो काफ़ी पेचीदा एवं मतलब बहुत ही अधिक हुआ करती थी। मतलब बहुत ही कहते हैं ना, मतलब समझ नहीं आया, मतलब कन्फ्यूज़न वाला करने वाली जो थी वो संख्या हुआ करती थी। 1400 ईसा पूर्व में धीरे धीरे आरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। धीरे धीरे 1400 ईसा पूर्व में आरामाइक भाषा आना शुरू हो गई थी। यहाँ हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। हिब्रू नामक एक भाषा होती है, उससे आपकी जो आरामाइक भाषा थी वो मिलती जुलती थी। 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। इराक की साइड आप देखेंगे तो वहाँ पर आज भी कुछ लोग जो हैं एक क्षेत्र पर इस भाषा को आज भी लोग बोलते हैं। मैसोपोटामिया में शहर मंदिर के चारों ओर व्यापार केंद्रों के रूप में एवं शाही शहरों के रूप में विकसित हुए। एवं मैसोपोटामिया के कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह ही हुआ करते थे। सिर्फ अंतर केवल इतना हुआ करता था, जो भारी दीवारों के कारण था, सिर्फ भारी दीवारों के कारण जो था वो थोड़ा सा अंतर था, जो कुछ खास अंतराल के भीतर या बाहर की ओर मुड़ी हुआ करती थी, जिस कारण उन्हें घरों से अलग बनाती थी। उर्चंद्र एवं इन्नानाए प्रेम एवं युद्ध की देवी यहाँ के प्रमुख देवी देवताएं हुआ करते थे। 5000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था, जिनमें से कुछ शहरों में परिवर्तित हो चुके थे। यहाँ उर नगर में नगर नियोजन द्वारा पद्धति का अभाव था। गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी एवं संकरी थी, लेकिन जल निकास प्रणाली अच्छी ना होने के कारण उर एवं नगर के जो वासी हुआ करते थे, इस कारण वह घर बनाते समय शगुन और अपशगुन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, शकुन एवं अपशकुन का। 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की ऊर्ध्वाधर पर मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फलना फूलना शुरू हो चुका था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। इसके कारण यह बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। लेकिन यहाँ जो आपकी जिमरीलियम का राजमहल मिला वो एक मंदिर के रूप में मिला था। एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल हुआ करते थे।
पिता परिवार का मुखिया हुआ करता था। कानूनी दस्तावेज एवं विवाह उत्तराधिकारी आदि जैसे संबंधी यहाँ की जानकारी मिलती है, जो प्रमाण होने का सबूत जाया करती हैं। कालगणना और गणित के विद्युततापूर्ण परंपरा दुनिया को मैसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। इस सभ्यता के लोग गुणा भाग वर्गमूल चक्रवर्ती ब्याज आदि से परिचित थे। जो मैसोस की जो सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत ही अच्छे से परिचित थे इन सब गुणा भाग से। मतलब आप देखिए कितनी पुरानी सभ्यता होने के कारण भी मतलब उन लोगों को ये भली भांति पता था। कालगणना के लिए यहाँ के लोग ने 1 वर्ष का 12 महीनों में, 1 महीने का 4 हफ्तों में, 1 दिन का 24 घंटों में और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन कर रखा था। कालगणना के हिसाब से इन लोगों ने जो वर्ष, महीने और आपके समय, मिनट, सेकंडों को डिवाइड कर रखा था। यहीं से समय का विभाजन शुरू हुआ। समय का विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया था। वहाँ से ये रोम, इस्लाम और बाकी दुनिया बाद में मध्य यूरोप में फैलता चला गया। गिलगेमिश उरुक नगर का शासक था और महान योद्धा भी कहलाया, जिसने दूर दूर के प्रदेशों को अपने अधीन कर चुका था। बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो आपका गिलगेमिश है वो कौन सा शासक था। असीरियाई शासक अशुरबानीपाल ने बेबीलोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकाएं मंगवाकर 99 में पुस्तकालय स्थापित किया था। नेबुकोडनेस्सर ने 625वीं ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराकर आज़ादी दिलवाई थी। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने के बाद बेबीलोनिया दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा और नाबोंडी स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। आज का चैप्टर आपकी यहीं पर ख़त्म होता है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो वीडियो को। एंड आगे भी मिलते हैं हम वीडियो में, ऐसी आपको वीडियो लाएंगे आपके लिए। आप ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन में हिस्ट्री का चैप्टर कैसा लगा। उसी के अकॉर्डिंग मैं और वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द आगे लाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।